Hello student, welcome back. So today we will discuss some numerical problems on synchronous machine, basically on synchronous motor. Okay. So in synchronous machine we have discussed a concept in the effect of winding factor, that is distribution factor and pitch factor on इंड्यूस्ड EMF. ठीक है, तो उस पर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, बहुत न्यूमेरिकल उस पर आते हैं, तो क्लास में भी हमने किए हैं और अगर उसमें आपको डाउट होगा तो वो न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस कर सकते हैं. आज मैं स्पेशली एक सिंक्रोनस मोटर पे कुछ न्यूमेरिकल कर रहा हूँ. मोटर पे हमने न्यूमेरिकल किए नहीं थे, सिंपल ही हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं. अब इसमें मोटर के कुछ न्यूमेरिकल ऐसा भी पहला न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं. ये मोटर में भी आ सकता है, आपका जनरेटर में भी आ सकता है. ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल दोनों में चलेंगे, क्योंकि सिंपल है क्या कि एक तरह से अगर आप देखें तो KVL इक्वेशन हमको लगानी है बस. जनरेटर की हम बात करते हैं तो हमारा EMF जनरेट होता है पहले और फिर टर्मिनल वोल्टेज मिलता है आपका. ठीक है, तो पावर फ्लो आपकी E से V के तरफ. ठीक है, तो एक सिंपल KVL होगा कि हमारा पहले कुछ E हमारे पास होगा, जनरेटर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास E होगा. ठीक, और वो ऐसा ट्रांसफ़र होके कुछ सिंक्रोनस रिएक्टेंस यहाँ पे बीच में रहेंगे, ट्रांसफ़र होके यहाँ हमको कुछ V मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ हमें V मिल जाएगा. तो एक तो ये है आपका. और मोटर की बात करें तो यहाँ पे हमारा कोई V होगा. ठीक, और वो जो ट्रांसफ़र होगा और फाइनल यहाँ पे आपको E मिलेगा सिंक्रोनस इम्पीडेंस होते हुए. तो सिंपल एक KVL दोनों में रहेगा. तो पावर ट्रांसफ़र खाली डिफरेंस है, यहाँ E से V की तरफ जनरेटर में, मोटर में V से E की तरफ. ठीक है, तो पावर फ्लो के हिसाब से हमको KVL इक्वेशन लिखनी है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके दोनों में चलेंगे, दोनों में आ सकते हैं, मशीन जनरेटर में भी और मोटर में भी. चलिए लेते हैं क्वेश्चन. तो A 3300 volt delta connected motor has synchronous reactance per phase delta of 18 ohm. तो synchronous reactance दिया हुआ है 18 ohm और रेजिस्टेंस की बात नहीं किया है, इसका मतलब रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट किया है. ठीक, इट ऑपरेट्स एट अ लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ 0.707 when 800 किलोवाट ड्राइंग फ्रॉम द मेन्स. कैलकुलेट इट्स एक्साइटेशन EMF. E कैलकुलेट करना है आपको. ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज आपका V है 3300 वोल्ट, चूँकि डेल्टा कनेक्टेड है. डेल्टा में लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, तो लाइन फेज दोनों 3300 वोल्ट है. ठीक है, वाइंडिंग हमारी, क्योंकि वाइंडिंग में जो है डेल्टा कनेक्टेड है. हमें क्या करना है, हमें वाइंडिंग में करंट चाहिए ना, फेज करंट क्या है, उसमें क्या ड्रॉप होगा E एक्सिस, तो फेज वैल्यू से ही आगे कैलकुलेशन करना है. एक्सेस 18 ओम गिवन है और करंट कितनी जाएगी उसमें हम देख लेते हैं. करंट IA है भाई, लाइन करंट है ये, क्योंकि P इक्वल टू √3 VL IL cos phi होता है. ठीक है, तो I इक्वल टू P बाई √3 VL cos phi, तो ये IL आपका यहाँ से आ जाएगा. P हमको मालूम है, VL मालूम है, cos phi मालूम है. यहाँ से जो भी करंट आएगी आपकी वैल्यू रखे आपने, 800 पावर था इंटू 1000 √3 VL cos phi, तो यहाँ से जो भी IA की वैल्यू आई, दिस इज़ लाइन करंट. आप इसको फेज में चेंज करेंगे, क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड आपका अगर ये है क्या बोलते हैं इम्पीडेंस रिएक्टेंस, तो उसमें फेज करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइन करंट डिवाइड बाय √3. डेल्टा में करंट का ये रिलेशन होता है, तो वो कर दिया 114.32 एम्पियर करंट हो गई. ठीक है, तो अब जो रिएक्टेंस में ड्रॉप होगा बीच में IA एक्सेस का, वो क्या होगा, एक्सेस की वैल्यू मालूम है 18 ओम, तो ये आपका इतना जो है बीच में ड्रॉप होगा. ठीक है, पावर फैक्टर मालूम है, तो पावर फैक्टर एंगल मालूम है. तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है, एक बुक्स में ऐसे किया हुआ है, लेकिन हमारे पास सिंपल हम KVL लगा के कर सकते हैं. तो हम सीधे यहाँ आके हमने क्या किया भाई, V सप्लाई दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल इनपुट. ठीक है, और उसके बाद हमको उधर टर्मिनल में एक्साइटेशन EMF है. तो V इज इक्वल टू हम इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे E माइनस डेल प्लस JIA एक्सेस. बेसिकली हम क्या लिखते हैं, प्लस IA इंटू ZS सिंक्रोनस इम्पिडेंस.
लेकिन जेड में क्या होता है, आर ए प्लस जे एक्सेस होता है। आर ए यहाँ नेगलेक्ट किया हुआ है, तो हमने सिर्फ जे एक्सेस लिखा हुआ है। ठीक है, और आप कहेंगे कि पावर फ्लो किधर है, पावर फ्लो है वी से ई की तरफ, तो इसका मतलब वी लीडिंग होगा, ई लैगिंग होगा। इसलिए अगर हम वी को एंगल 0 ले रहे हैं तो हम ई को एंगल देंगे माइनस डेल। ई वी और ई के बीच का एंगल होना है लोड एंगल ना, तो ई को हम इसलिए माइनस डेल लिख रहे हैं। तो यही अगर जनरेटर होता तो क्या लिखते हैं, इक्वेशन होती ई, क्योंकि ई में पहले इंड्यूस होता है, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई ए इंटू जेड एस। ठीक है, तो वहाँ पे अगर वी को हम 0 रखते तो ई को लिखते ई एंगल डेल, क्योंकि वहाँ पे ई से वी की तरफ पावर ट्रांसफर हो रही है ना। तो यहाँ जो ई लिखते हैं ई इज इक्वल टू वी प्लस समथिंग, तो यहाँ पे ई हम लिखते ई एंगल डेल, वी एंगल 0 रहता है, तो ई वहाँ पे लीडिंग होता है। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको देखनी है, पावर किस तरफ से किस तरफ ट्रांसफर हो रही है। खैर, तो इसमें हमारे पास वी टी है था ही 3300 एंगल 0 रेफरेंस लिया है, और आई ए इंटू एक्सेस हमने निकाल लिया है। आई ए जैसे ही हमारा निकला था हमने यहाँ पे आई ए एक्सेस निकाल लिया था। ठीक है, इतना। और एक एंगल लिखा है हमने 135, ये कैसे आपको पता चल गया होगा कि आई ए चूँकि पावर फैक्टर दिया हुआ है कि इतना लीडिंग है, कितना 0.707 लीडिंग है, तो पावर फैक्टर एंगल हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो 45 लीडिंग, तो इसका मतलब आई ए जो है वो वी से वोल्टेज से 45 डिग्री लीडिंग है। तो हम इसको फेजर में लिखेंगे आई ए एंगल 45, वी को एंगल 0 से लिख रहे हैं तो आई ए को एंगल 45। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये आई ए एंगल 45 से लिखेंगे, और जे एक्सेस को हम लिख लेंगे, जे की जगह पे एंगल 90 आ जाता है, आपको मालूम है। तो 90 और 45 मिलके ये 135 आपका एंगल हो गया यहाँ पे। क्लियर है, बस सिंपल उसके बाद सॉल्व करना है, पोलर सीधे आपके एक लाइन में आंसर आ जाता है। एक लाइन में आपका ये ई टी हो गया, ई एफ जो भी है इतना इंड्यूस्ड एक्साइटेशन ई एम एफ, और एक ही बार में आपकी ये डेल्टा की वैल्यू आ गई 17 डिग्री। ठीक है, और कई बार बुक्स में क्या होता है कि अलग अलग तरीके हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको ज्योमेट्री से सॉल्व करके देते हैं, तो उससे कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल केवीएल लगाइए, खत्म कीजिए। हाँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। अब हम अंडरस्टैंडिंग के लिए देखेंगे तो मालूम है हमको वी, मान लो हमने रेफरेंस लिया, तो हमारा इक्वेशन क्या था कि v इज इक्वल टू ई प्लस आई ए जे आई एक्सेस, क्योंकि आर ए नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो ई हमारा मालूम है कि लैगिंग होगा डेल्टा से, क्योंकि भाई ये मोटर है। तो इस तरह से ई है, ई में हम क्या करते, पहले आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस करते, आर ए नेगलेक्ट कर दिया, सीधे यहाँ से आई ए एक्सेस बना दिया। आई ए एक्सेस आपको मालूम है कि आर्मेचर करंट से 90 डिग्री का एंगल होगा, तो उसके 90 डिग्री यहाँ से आई ए एक्सेस बना दिया, वी टी मिल गया। ठीक है, अब फिर वही इसको आगे एक्सटेंड किया इधर किया, जब निकालने के लिए ई टी चाहिए ना, बेसिकली हमको ई चाहिए था, तो ई के लिए इस ट्रायंगल को कवर किया है। तो ऐसे ही किया, एम पी की 40, मतलब ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो ये 45 होगा ऑब्वियसली, और ये भी 45 होगा, और भी ये 90 है तो फिर ये भी 45 होगा, ये भी 45 है और ये भी 45 है। इसका मतलब ये और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, और कितना होंगी, इसका डिवाइड बाई √2 पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये दोनों एम क्यू और क्यू पी यहाँ पे देखा है, आई ए एक्सेस बाई √2, आई एक्सेस की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये आ गया। उसके बाद सीधे आपने ई टी, इस ट्रायंगल में ई टी निकाल दोगे, ई टी इज इक्वल टू √OQ² प्लस QP²। OQ को आप लिखेंगे OM प्लस MQ। OM आपका है वोल्टेज, वो हमको दिया हुआ था 3300, MQ आपका ये आया है अभी 1455.24 स्क्वायर, और ये QP भी उतना ही है 14.2। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे सीधे 4972 आ गया। लेकिन अब यहाँ पे ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अब एंगल के लिए आपको अलग करना पड़ेगा। अगर डेल्टा पूछ लेता तो डेल्टा के लिए आप अलग फिर ये ज्योमेट्री ही सॉल्व करते, एंगल वगैरह और डेल्टा फाइंड करते। तो हम अगर फेजर पोलर फॉर्म से जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में अपना पूरा सोल्यूशन करते हैं, तो हमारे लिए इजी है। कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन में हमारे सीधे एक ही बार में डेल्टा आई सब आ गया, ई डेल्टा दोनों एक ही बार में आ गया। एक सिंपल अलजेब्रिक केवीएल इक्वेशन लगाया और एक बार में। तो आप जितना चीज़ों को सिंपल रखें, जितना बेसिक से अपने पकड़ के चलें बेसिक को, क्वेश्चन आपके आसान होंगे। ठीक है, एक चीज़ और आई इसमें कि भाई ये देखो ई जो आया वो 4972 आया,
लाइन, इसका मतलब कि ये लाइन वोल्टेज जो सप्लाई था V उससे ज़्यादा है, तो एक्साइटेशन अगर सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा है तो मोटर इज ऑपरेटिंग इन ओवर एक्साइटेड कंडीशन। ये चैप्टर हमने कवर कर रखा है पहले भी, एक्साइटेशन वाला, कि ओवर एक्साइटेड कब होगा, अंडर एक्साइटेड कब होगा। तो इस तरह से आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मोटर ओवर एक्साइटेड होगा या अंडर एक्साइटेड होगा, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। और इसमें हम मोटर में एक पावर पे क्वेश्चन आता है, पावर फ्लो डायग्राम जो है ना, पावर एफिशिएंसी आउटपुट ये पूछते हैं। तो पावर फ्लो हमने डिस्कस किया था मोटर का, बहुत सिंपल था ना कि भाई इनपुट देना है इलेक्ट्रिकल, 3 फेज इनपुट दिया, उसमें से स्टेटर का कॉपर लॉस हटा देंगे, रोटर का कॉपर लॉस हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि उसको डीसी सप्लाई अलग से दी है। बाकी उसमें एक कोर लॉस और फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस माइनस करते हैं, आउटपुट मिल जाता है। तो इनपुट पावर में से आपने सिर्फ स्टेटर कॉपर लॉस माइनस किया और फ्रिक्शन विंडेज लॉस एंड कोर लॉस माइनस किए और आपको मिल गया पी आउटपुट। तो ये सिंपल सा पावर फ्लो, उसी पे हम नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आएंगी उसमें जो आपने अभी फेजर सॉल्व किया। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है कि जनरेटर और मोटर दोनों में आ सकते हैं, आपको ध्यान देना है छोटी छोटी चीज़ें, डेल्टा का, स्टार का, कौन सी चीज़ स्टार में है कौन सी चीज़ डेल्टा में है, उसके करस्पॉन्डिंग हमको चीज़ें करनी है। यहाँ पे स्टार था तो हमने वोल्टेज को नहीं छेड़ा, अरे सॉरी डेल्टा था तो वोल्टेज को नहीं छेड़ा, करंट को छेड़ा, करंट जो आई उसको √3 किया। और अगर स्टार होता तो वोल्टेज को √3 करते, करंट जो आती सीधे लाइन करंट फेस करंट सेम होती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है इसमें, ठीक है। ओके।